रोहित एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदता है। अमन वही पैसा इंडेक्स फंड्स में लगाता है। दोनों को लगता है कि उन्होंने ज्यादा समझदारी वाला फैसला लिया है, लेकिन दोनों गलत हैं, क्योंकि एक ने घंटों का हिसाब नहीं लगाया और दूसरे ने जीरोस का। और जब आप सच में 20 साल के नंबर्स निकालते हो तो फर्क आपको अंदर तक हिलाएगा। चलो इसे फेयर रखते हैं। रोहित और अमन दोनों के पास 41.5 लाख रुपीस की सेविंग्स है। दोनों सालाना 45.5 लाख रुपीस कमाते हैं। दोनों की उम्र, शहर और फाइनेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उस 41.5 लाख रुपीस के साथ क्या करते हैं। रोहित उस पैसे को 2.07 करोड़ रुपीस की रेंटल प्रॉपर्टी पर 20% डाउन पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करता है। एक साधारण 3 बेडरूम का घर एक डिसेंट नेबरहुड में। वो 30 साल का लोन लेता है 7% इंटरेस्ट पर। उसकी मंथली ईएमआई लगभग 1.1 लाख रुपीस होती है। उसे एक टेनेंट मिल जाता है जो 1.5 लाख रुपीस महीने का रेंट देने को तैयार है। कागज पर यह 39,000 रुपीस महीने का प्रॉफिट लगता है, कुछ भी खर्च करने से पहले। रोहित को लगता है कि वो जीनियस है। अमन वही 41.5 लाख रुपीस एक टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में डाल देता है। कोई लेवरेज नहीं, कोई टेनेंट नहीं, कोई चाबी नहीं। वो हर महीने 25,000 रुपीस का ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट कर देता है और फिर उसके बारे में सोचता भी नहीं। उसके कोवर्कर्स उससे पूछते हैं कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है। वो कहता है इंडेक्स फंड्स। वे पोलाइटली सिर हिलाते हैं और टॉपिक बदल देते हैं। कोई इंप्रेस नहीं होता। डे 1 पर रोहित के पास एक घर है, एक टेनेंट है और डिनर पार्टीज में सुनाने के लिए एक कहानी है। अमन के पास एक ब्रोकरेज अकाउंट और एक कंफर्मेशन मैसेज है। फीलिंग के हिसाब से देखें तो मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फीलिंग्स और मैथ दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पहले कुछ सालों तक रोहित लैंडलॉर्ड वाला सपना जी रहा होता है। हर महीने की पहली तारीख को रेंट उसके अकाउंट में आता है। वो अपनी प्रॉपर्टी के पास से गुजरते हुए सोचता है, मैं इसका मालिक हूं। वो अपने टैक्सेस में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन क्लेम करता है, जिससे हर साल 1 to 2 लाख रुपीस की टैक्स बचत होती है। हर ईएमआई के साथ उसकी इक्विटी बढ़ती है। वो देखता है कि आसपास के घरों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इस इन्वेस्टमेंट का हर पहलू उसे रियल, टैंजिबल और स्मार्ट लगता है। अमन हर क्वार्टर में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलता है। नंबर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ईयर 1 में उसका 41.5 लाख रुपीस लगभग 45.5 लाख रुपीस बन जाता है। ईयर 2 में शायद 50-51 लाख रुपीस। कुछ खास महसूस नहीं होता। रोहित के दोस्त उससे प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं। अमन के दोस्तों को उससे कुछ पूछने में इंटरेस्ट नहीं है। सोशल प्रूफ रोहित को विनर महसूस कराता है। अब ईयर 3 के नंबर्स। रोहित ने लगभग 53.8 लाख रुपीस रेंट कलेक्ट किया। ईएमआई पेमेंट्स लगभग 39.7 लाख, यानी 14 लाख रुपीस ग्रॉस कैश फ्लो। अब खर्चे, प्रॉपर्टी टैक्स 2.5 लाख पर ईयर, इंश्योरेंस 1.2 लाख, वाटर हीटर 1 लाख, रूफ रिपेयर 2.3 लाख, वैकेंसी 1.5 लाख लॉस प्लस 50,000 क्लीनिंग। इन सब के बाद 3 साल में एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 1.6 to 3.3 लाख रुपीस। अब हम अमन की तरफ देखें तो अमन 41.5 लाख इनिशियल प्लस 9 लाख रुपीस एसआईपी, टोटल इन्वेस्टेड 50.5 लाख। मार्केट रिटर्न्स और कंपाउंडिंग की वजह से पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता रहा और 10 to 12% एवरेज ग्रोथ के कारण उसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 63 लाख रुपीस हो गई। मतलब उसने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, फिर भी उसका पैसा समय के साथ अपने आप ग्रो होता गया। रोहित के पास एक बड़ा एडवांटेज है, लेवरेज, क्योंकि उसने सिर्फ 41.5 लाख रुपीस लगाए हैं और बैंक के पैसों की मदद से वो 2.25 to 2.32 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से उसकी इक्विटी भी धीरे धीरे बढ़कर लगभग 45 to 54 लाख रुपीस तक पहुंच जाती है, जो पेपर पर उसे एक स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाती है। लेकिन इस गेम का दूसरा साइड भी है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे हिडन कॉस्ट्स लगातार चलते रहते हैं। हर साल 2 to 4 लाख मेंटेनेंस, कभी अचानक 4 to 12 लाख के बड़े रिपेयर्स, और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि खराब किराएदार आने पर 3 to 6 मंथ्स तक रेंट लॉस के साथ लीगल टेंशन भी झेलना पड़ सकता है। अब हम 5 इयर्स बाद देखते हैं। 5 इयर्स बाद रोहित अब पूरी तरह लैंडलॉर्ड बन चुका है। उसके फोन पर अननोन कॉल्स आते हैं और उसे पता होता है ये टेनेंट का कॉल है। कभी प्लम्बिंग इशू, कभी बिजली, कभी सर एसी काम नहीं कर रहा। उसने 7 to 8 लाख रुपीस रूफ पर खर्च किए, 1 to 2 लाख रुपीस प्लम्बिंग में, और 1 महीना घर खाली भी रहा। रेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस भी क्वाइटली बढ़ गए हैं। अब जब वो सच में कैलकुलेशन करता है तो उसे समझ आता है प्रॉफिट उतना नहीं है जितना उसने सोचा था।
उसका रियल रिटर्न अब सिर्फ 3 to 5% है, और वो भी स्ट्रेस के साथ। अमन, वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसका पोर्टफोलियो साइलेंटली ग्रो हो रहा है। 1.1 to 1.25 लाख रुपीस। कोई फोन कॉल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, बस टाइम काम कर रहा है। अब हम देखते हैं 10 इयर्स बाद क्या होता है। 10 इयर्स बाद रोहित अपनी प्रॉपर्टी के सामने खड़ा होता है और सोचता है, अब ये सच में मेरी बन रही है। प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.8 to 2.9 करोड़ रुपीस के आसपास है। लोन कम होकर 1.37 करोड़ रुपीस के आसपास रह गया है। इक्विटी 1.4 to 1.5 करोड़ रुपीस। ऑन पेपर वो विनर लगता है, लेकिन कितने वीकेंड्स उसने सैक्रिफाइस किए, कितनी बार स्ट्रेस लिया, कितने अनएक्सपेक्टेड खर्चे आए, ये कोई नहीं गिनता। अमन, वो अभी भी वही कर रहा है, कुछ नहीं, लेकिन उसका पोर्टफोलियो 1.37 to 1.5 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। डिफरेंस क्या है? रोहित ने मेहनत करके बनाया, अमन ने वेट करके बनाया। रोहित एक एसेट पर डिपेंडेंट है, अमन थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज में डाइवर्सिफाइड है। रोहित सोचता है टेनेंट रेंट देगा ना, अमन सोता है बिना टेंशन के। और अब देखते हैं 20 इयर्स बाद क्या होता है। 20 इयर्स बाद अब असली गेम दिखता है। रोहित की प्रॉपर्टी 4.1 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। लोन ऑलमोस्ट खत्म। वो फाइनली रिलीफ महसूस करता है, अब ये सच में मेरी है। 20 इयर्स रेंट आया, लेकिन 20 इयर्स रिपेयर्स, स्ट्रेस, टेनेंस, वेकेंसी भी आई। उसका टोटल कैश प्रॉफिट 66 लाख रुपीस के आसपास है। अमन, उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, बस इन्वेस्ट किया और डिस्टर्ब नहीं किया। आज उसका पोर्टफोलियो 3.8 करोड़ रुपीस है। अगर उसने 41,000 रुपीस पर मंथ इन्वेस्ट किया होता, 4.5 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाता। फाइनल, दोनों एक ही लेवल पर पहुंचे, लेकिन रास्ता अलग था। रोहित का रास्ता मेहनत, स्ट्रेस, रिस्क। अमन का रास्ता पेशेंस, डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग। रोहित ने अपनी वेल्थ के लिए काम किया, अमन की वेल्थ उसके लिए काम करती रही। अगर कोई बोले रियल एस्टेट हमेशा जीतता है या स्टॉक्स हमेशा बेस्ट है, तो बस एक सवाल पूछो, क्या आपने सब कुछ इंक्लूड किया? क्योंकि सही जवाब वही होता है जिसमें सब कुछ शामिल होता है।